हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट शिक्षा। मैं दानिश रईस आपके सामने वीडियो बनाने आया हूं आज माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जो कि 11th क्लास की बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 से। इसका नाम है डिमांड। तो डिमांड, डायरेक्टली बात पूछने की डिमांड क्या होती है? अरे डिमांड का मतलब होता है बाजार से किसी भी चीज को खरीदना, वस्तु या सेवाओं को बाजार से खरीदना डिमांड या मांग कहलाता है। लेकिन डिमांड करने से पहले हमें दो बातें पूरी करनी पड़ती हैं। और क्या होती है वो? कोई भी चीज बाजार से आप खरीदते हो तो उसको खरीदने के लिए तुम्हारे पास उसकी इच्छा भी तो होनी चाहिए, उसकी वॉन्ट्स, उसकी डिजायर, उसकी विलिंगनेस, ये सब आपके पास होनी चाहिए। जब आपके पास किसी भी चीज को खरीदने की या किसी भी चीज की इच्छा होती है तब आप उसको खरीदना चाहते हो। अब इच्छा ही होना क्या डिमांड के लिए जरूरी है? नहीं, सिर्फ इच्छा से डिमांड नहीं हो जाती, आपके पास एबिलिटी टू पे भी होनी चाहिए। उसको खरीदने की आपके अंदर योग्यता भी होनी चाहिए, यानी यू मस्ट हैव सफिशिएंट परचेजिंग पावर। आपके पास उस चीज को खरीदने की क्रय शक्ति भी होनी चाहिए। तो जब किसी उपभोक्ता के पास वस्तु को खरीदने की एबिलिटी होती है, परचेजिंग पावर होती है, क्रय शक्ति होती है और वो उस वस्तु को खरीदना चाहता भी है, उसको खरीदने की इच्छा भी रखता है, तब उसको फाइनली क्या कर लेता है? खरीद लेता है। और यही खरीदना डिमांड कहलाता है। तो डिमांड की डेफिनेशन आपके सामने ये है: द अमाउंट दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच गिवन प्राइस लेवल। तो किसी भी वस्तु को जब हम खरीदते हैं एक निश्चित कीमत पर खरीदते हैं, एक निश्चित मात्रा पर खरीदते हैं। अब डिमांड जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड। एक होती है इंडिविजुअल डिमांड और एक होती है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है और मार्केट डिमांड क्या होती है? बहुत सिंपल है। जब बाजार से किसी भी एक स्पेसिफिक कमोडिटी को, एक निश्चित वस्तु या सेवा को कोई एक उपभोक्ता के द्वारा खरीदा जाता है, एक कंज्यूमर के द्वारा खरीदा जाता है, तो उसे कहते हैं हम इंडिविजुअल डिमांड। और जब यही कमोडिटी मार्केट के सारे अवेलेबल कंज्यूमर होते हैं वो खरीदते हैं तो उसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, मैं मोबाइल खरीदता हूं आईफोन 14, तो ये मेरी इंडिविजुअल डिमांड है। लेकिन आईफोन 14 मार्केट में जितने भी कंज्यूमर खरीदते हैं उन सबकी क्वांटिटी को अगर हम जोड़ दें तो वो आईफोन 14 की मार्केट डिमांड कहलाएगी। तो इंडिविजुअल डिमांड की जो डेफिनेशन है आप सामने देख सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट अ सिंगल कंज्यूमर वुड बाय एट अ स्पेसिफिक प्राइस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। और इसी तरह मार्केट डिमांड की डेफिनेशन है the total quantity demanded by all the consumers of a particular commodity at a specific price। तो इस तरह आप इंडिविजुअल डिमांड की और मार्केट डिमांड की डेफिनेशन याद भी कर सकते हो और ये बहुत ही जरूरी पॉइंट्स हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। ये तो हमने पढ़ा डिमांड के बारे में। भाई डिमांड क्या होती है, डिमांड कितने तरह की होती है? एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, एक होती है मार्केट डिमांड। अब किसी भी चीज को खरीदना डिमांड कहलाता है, लेकिन खरीदने के लिए उसको खरीदने की इच्छा का होना और उसको खरीदने की एबिलिटी का होना भी बहुत जरूरी होता है। अभी डिमांड दो तरह की होती है, एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, एक होती है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड सिंपल सी बात है, एक कमोडिटी को जब कोई एक कंज्यूमर द्वारा खरीदा जा रहा होता है तो उसे कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। जबकि मार्केट के सभी कंज्यूमर्स जितनी भी क्वांटिटी खरीद रहे होते हैं उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। तो अब नेक्स्ट स्टेप पर हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिमांड, यानी ऐसे फैक्टर्स की बात करेंगे, ऐसे तत्व की बात करेंगे, ऐसे कारक की बात करेंगे जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है। डिमांड का यही घटना, डिमांड का यही बढ़ना, जिन चीजों की वजह से मांग घटती है, जिन बातों की वजह से मांग बढ़ती है, यानी ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशन है, ऐसे कौन से हालात हैं जो बाजार की मांग को प्रभावित करते हैं, उन सारी चीजों को जो मांगों को प्रभावित कर रहे होते हैं, मांग को प्रभावित करने वाले कारक कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं मांग को अफेक्ट करने वाले। तो नेक्स्ट स्टेप पर बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड की, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड की। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड। सबसे पहले होता है प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस, फैशन,
population, and these are all the factor affecting of demand. तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस ऑफ गुड्स सब जानते हैं, वस्तु की कीमत। जब कोई बाजार में कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उस वस्तु की जो कीमत होती है प्राइस ऑफ गुड्स कहलाती है, उसे कहते हैं वस्तु की कीमत। अब इस वस्तु की कीमत की वजह से इस वस्तु की जो मांग होती है वो किस तरह इन्फ्लुएंस होगी, किस तरह प्रभावित होगी। हम सब जानते हैं भाई बाजार में कीमतें बढ़ गई तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाएगी। बहुत सारे कंज्यूमर जो उस वस्तु को खरीदना चाहते थे, जो उस कमोडिटी को खरीदना चाहते थे, प्राइस के बढ़ने की वजह से उसके डिमांड को कम कर देंगे। तो कीमत के बढ़ने पर उसकी डिमांड कम हो जाती है। और इसी तरह एंड वाइस वर्सा, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए तो उसकी मांग घट जाएगी। लेकिन पता है क्या होता है, मान लो अगर किसी वजह से बाजार में फैशन आ गया, किसी भी चीज का फैशन आ गया, तो आप नॉर्मली देखते होंगे कि प्राइस बढ़ रहा है उसका और डिमांड भी बढ़ रही है उसकी। तो यहां पर प्राइस का जो इफेक्ट है वो इनएक्टिव हो गया, वो निष्क्रिय हो गया। प्राइस के बढ़ने में भी डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस का इफेक्ट फैशन की वजह से इनएक्टिव हो जाएगा। तो पता लगा प्राइस के बढ़ने पर मांग घटेगी ही नहीं अगर फैशन में चेंज आ गया। बिल्कुल इसी तरह अगर पॉपुलेशन में चेंज आ गया, मान लो पॉपुलेशन बढ़ गई तो कीमतें बढ़ रही हैं, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी मांग नहीं घट रही बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो अगर जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, जनसंख्या बढ़ जाती है तो मांग ना घटती, कीमतें भी बढ़ेंगी और मांग भी बढ़ेगी, क्योंकि मांग पर इफेक्ट पड़ गया अब पॉपुलेशन का, प्राइस का ना पड़ा। तो प्राइस का इफेक्ट यहां भी इनएक्टिव हो गया। तो प्राइस कहते हैं भैया कि मेरे बढ़ने पर डिमांड जब घटेगी जब फैशन में चेंज ना आए, मेरे बढ़ने पर डिमांड जब घटेगी जब पॉपुलेशन में चेंज ना आए, मेरे बढ़ने पर डिमांड जब घटेगी जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज ना आए। तो हम क्या कहते हैं, हम फैशन को, पॉपुलेशन को, इनकम को, इन सारे फैक्टर्स को तो इनको एक गठरी में बांधते हैं, इनको नाम देते हैं अदर फैक्टर्स। और प्राइस कहते हैं अदर फैक्टर्स को चेंज मत करना। अगर तुमने अदर फैक्टर्स को चेंज कर दिया तो भैया मैं अपना इफेक्ट डिमांड पे नहीं डाल सकता। तो प्राइस बढ़ेंगे, डिमांड घटेगी, अदर फैक्टर्स में चेंज नहीं आने चाहिए। प्राइस घटेंगे, डिमांड बढ़ेगी, अदर फैक्टर्स में चेंज नहीं आने चाहिए। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम प्राइस ऑफ गुड्स के इफेक्ट को जब डिमांड पर बताएंगे तो हम ये कहेंगे कि अदर थिंग्स, अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, अन्य कारक, अन्य बातें समान रहने पर व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस implies that demand of goods decreases, quantity demanded decreases. Inversely, when price of goods decreases, correspondingly quantity demanded increases. Hence there is negative relation between price of goods, quantity demanded. बस याद रहे, other things being constant, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर, कीमतों में वृद्धि होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी आती है और कीमतों में कमी आने पर मांग बढ़ जाती है। तो ये था इफेक्ट प्राइस ऑफ गुड्स का। दिस इज द मेन फैक्टर, ये मुख्य कारक है मांग को प्रभावित करने वाला। नाउ अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर्स की, जिसका नाम है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी हिंदी में कहते हैं संबंधित वस्तु की कीमत। ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है, ये संबंधित वस्तु क्या है भैया, ये भी दो तरह की होती हैं। ये प्राइस ऑफ गुड्स, सॉरी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी दो तरह की होती है, संबंधित वस्तु भी दो तरह की होती है। ऐसी दो वस्तुएं, ऐसी दो कमोडिटीज जो एक दूसरे से रिलेट करती हो, जो एक दूसरे से संबंध रखती हो, उनको कहा जाता है संबंधित वस्तु, उनको कहा जाता है रिलेटेड गुड्स। और ये होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये रही सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये रही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट को हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन वस्तु। स्थानापन्न वस्तु भी लिखा होता है बहुत सारी जगहों पे और प्रतिस्थापन वस्तु भी लिखा होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को कहते हैं पूरक वस्तु, पूरक वस्तु कहते हैं। अब ये क्या है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, आओ बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की। ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स दो तरह की होंगी, ऐसी दो वस्तु उठा ली हमने। ये पता है क्या है,
ये पता है क्या है? स्थानापन्न। स्थानापन्न क्या मतलब है? स्थानापन्न का, स्थानापन्न का मतलब होता है ऐसी दो वस्तुएं जो एक दूसरी वस्तु के स्थान पर प्रयोग में लाई जा सकती हो, विच कैन यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ऐसी दो कमोडिटीज विच कैन यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। जस्ट लाइक हम शॉप पर गए कि भाई एक कोका कोला दे दो। शॉपकीपर ने कहा आई एम सॉरी सर, कोका कोला नहीं है, खत्म हो गई। तो क्या वापस आ जाओगे? कोई ऐसी कोल्ड ड्रिंक, कोई ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक जो कोका कोला के ना होने पर आप दूसरी लेना पसंद करेंगे? थम्स अप, पेप्सी। हाँ तो थम्स अप है जी, थम्स अप है तो थम्स अप दे दीजिए। पेप्सी है जी, पेप्सी है, पेप्सी दे दीजिए। तो यहां पर कोका कोला के स्थान पर तुम पेप्सी का यूज कर सकते हो, आप पेप्सी के स्थान पर कोका कोला का यूज कर सकते हो। तो इन दोनों वस्तुओं को कहते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्योंकि ये एक दूसरे की जगह पर, एक दूसरे के बदले में, एक दूसरे के प्लेस पर यूज की जा सकती है, इसलिए इनको कहा जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब इनके प्राइस एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करेंगे, इनकी डिमांड को। अब एक बात, छोटी सी बात सोचो, मान लो कोका कोला का प्राइस है 20 रुपए, कोका कोला कितने की? 20 रुपीज की। पेप्सी कितने की? 20 रुपीज की। आप शॉप पे गए, पता लगा कोका कोला का प्राइस बढ़ गया। उसने कहा जी कोका कोला 25 रुपए की है। हमने कहा अच्छा, और पेप्सी कितने की है? पेप्सी 20 रुपए की है। अब मुझे एक बात बताओ, एक समझदार कंज्यूमर क्या करेगा? समझदार कंज्यूमर जिस पर इफेक्ट एडवर्टाइजमेंट का ना पड़ता हो, अपनी समझ से चलने वाला कंज्यूमर क्या करेगा? अरे भैया मुझ जैसा बुद्धिमान व्यक्ति तो ये करेगा, बस जब दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है तो मैं 25 रुपए खर्च क्यों करूं जब 20 रुपए में काम चल सकता है? तो फिर मैं क्या करूंगा? कोका कोला को नहीं खरीदूंगा क्योंकि इसका प्राइस बढ़ गया, और मैं खरीदूंगा पेप्सी। तो पता लगा कोका कोला के प्राइस बढ़ने पर, प्राइस ऑफ कोका कोला, प्राइस ऑफ कोका कोला, कोका कोला के प्राइस बढ़ने पर पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। अब यहां पेप्सी की डिमांड जो बढ़ रही है, पेप्सी के प्राइस की वजह से नहीं बढ़ रही, कोका कोला के प्राइस की वजह से बढ़ रही है। हुआ क्या? कोका कोला का प्राइस बढ़ गया तो कंज्यूमर ने कोका कोला को छोड़कर पेप्सी को डिमांड करना शुरू कर दिया। तो यहां पर उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ने पर उसकी दूसरी सब्स्टिट्यूट वस्तु को खरीद की डिमांड बढ़ जाएगी। और इसका उल्टा इफेक्ट भी तो हो सकता है, कोक का प्राइस बढ़ जाए तो लोग पेप्सी पीना कम कर देंगे, पेप्सी वाले कस्टमर भी कोक पीना पसंद करेंगे क्योंकि कोक सस्ती होगी, 15 रुपए की होगी। तो यहां पर जो पेप्सी की डिमांड पर इफेक्ट पड़ रहा है वो कोक के प्राइस पर पड़ रहा है। अगर कोक का प्राइस बढ़ेगा लोग पेप्सी की डिमांड को बढ़ा देंगे, और अगर कोक का प्राइस घटेगा तो लोग पेप्सी की डिमांड को घटा देंगे। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स को तो हमने बहुत अच्छे समझ लिया। सर मजा आ गया, कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यार, प्यास लग रही है, भाई पानी वानी पिलवा दो यार, तुम तो बस पैसा कमा जा रहे हो हमसे। पॉज करो वीडियो जरा भी। हाँ भाई गलत हो गया, पानी पी के। तो कोल्ड ड्रिंक की बात सुना, प्यास लगने लगी। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है वो भी दो होंगी। अब ये दो वस्तुएं यहां भी ऐसी होंगी जो एक दूसरे से रिलेट करती होंगी, एक दूसरे संबंधित होंगी, संबंध रखती होंगी, लेकिन कैसे? बस सब्स्टिट्यूट तो एक दूसरे के बदले में इस्तेमाल हो रही थी, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। पूरक वस्तु एक दूसरे को पूरा करती हैं। ये अलग अलग इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये वस्तु अलग है, ये वस्तु अलग है, ये कमोडिटी अलग है, ये कमोडिटी अलग है, ये अलग अलग है, कोई यूज नहीं है इनका। जब तक इनको एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा ये कंप्लीट नहीं होंगे। तो ऐसी दो कमोडिटीज विच कंप्लीट्स टू ईच अदर, जो एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, जो एक दूसरे को पूर्ण करती हैं, एक दूसरे को पूरा करती हैं, पूरक वस्तु कहलाती हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाती हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एयर कंडीशन। एयर कंडीशन यूज है, बताओ, एयर कंडीशन लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तुम्हारे यहां पर। अब बिना इलेक्ट्रिसिटी के क्या है? ये डब्बा, डब्बा है बिना इलेक्ट्रिसिटी के। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिना एयर कंडीशन के। भाई इलेक्ट्रिसिटी कभी अपनी ओरिजिन फॉर्म में यूज होती है? कौन इस्तेमाल करेगा? तार लगा लेंगे अपने, ओ आई लाइक इट। I like it. ऐसे नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल।
इलेक्ट्रिसिटी अलग कॉमोडिटी है, एयर कंडीशन अलग कॉमोडिटी है। जब तक इन दोनों का संगम नहीं होगा तब तक मौसम रंगीन नहीं होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को और एयर कंडीशन को एक साथ इस्तेमाल करोगे तब ये कंप्लीट होगी। पर बात हम कर रहे हैं डिमांड की। भैया इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस, रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का रेट अगर बढ़ा दें, मैंने यूं नहीं कहा कि एसी का प्राइस घटा दिया, एसी का प्राइस तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ जाता है, तो बताओ ईमानदारी से एयर कंडीशन की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? भैया एयर कंडीशन की डिमांड घट जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई है। और इसका विपरीत प्रभाव देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी को सस्ता कर दो। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, डोमेस्टिक बिजली। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का रेट कम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी फ्री हुई, भैया दिल्ली में एसी की डिमांड बढ़ गई। हाँ, तो यहां पर एसी की डिमांड अगर घट रही है, अपने प्राइस की वजह से नहीं घटी, अपने रिलेटेड वस्तु की वजह से घटी है इलेक्ट्रिसिटी। एसी की डिमांड अगर बढ़ रही है, अपने प्राइस की वजह से नहीं बढ़ रही, अपने रिलेटेड वस्तु की वजह से बढ़ रही है, जो है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस अगर वेरी करेगा तो एयर कंडीशन की डिमांड भी घटेगी, बढ़ेगी। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस की वजह से मांग पर प्रभाव पड़ रहा है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी मांग को इफेक्ट करने वाला एक बहुत ही शानदार सा फैक्टर है। अब बारी आती है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर को लेकर मैं बड़ी प्यारी सी बात करना चाहता हूं, और वो क्या है? कुछ भी नहीं है, बट इनकम ऑफ कंज्यूमर अगर बढ़ गई, सब कहेंगे जी डिमांड बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही कहेंगे, गलत नहीं कहेंगे। इनकम ऑफ कंज्यूमर अगर घट गई, सब बोलेंगे डिमांड घट जाती है। ये बिल्कुल सही बात। इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ती है, उपभोक्ता की आय में यदि वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। उपभोक्ता की आय अगर घटती है, कम होती है, तो वस्तु की मांग कम हो जाती है। बिल्कुल सही जवाब। लेकिन मैं आपको अब अचंभित कर देता हूं। मैं कहता हूं अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ती है तो कंज्यूमर डिमांड कम करने लग जाता है। हाँ, ये भी सही है, आप भी सही हो, मैं भी सही हूं। अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर कम हो जाती है तो कंज्यूमर डिमांड बढ़ा देता है, ये भी सही है। पता लगा ऐसा कैसे हो सकता है यार? इनकम अगर बढ़ रही है, या तो मांग को बढ़ाओ या मांग को घटाओ, लेकिन नॉर्मली मांग बढ़ जाती है। अरे भैया, इनकम ऑफ कंज्यूमर की वजह से कभी मांग बढ़ती है, कहीं मांग घटती है। पता है क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कमोडिटीज, क्योंकि वस्तुएं जो होती हैं वो दो तरह की होती है। हाँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमोडिटीज। पता है कौन सी? एक होती है नॉर्मल गुड्स और एक होती है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स को हिंदी में कहते हैं निकृष्ट वस्तु। निकृष्ट वस्तु का मतलब घटिया वस्तु। घटिया वस्तु, अब ये घटिया वस्तु है, ध्यान रखना, घटिया वस्तु। ये है नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तु। यहां पर देखो, इनकम बढ़ रही है, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, नॉर्मली ऐसा ही होगा। इनकम घटती है, नॉर्मल गुड्स की डिमांड घट जाएगी, नॉर्मली ऐसा ही होगा। लेकिन घटिया वस्तु के केस में मुझे बताओ, अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो क्या घटिया वस्तु की मांग बढ़ाओगे आप? नहीं बढ़ाएंगे। इनकम के बढ़ने पर आप घटिया वस्तु की मांग घटा दोगे। लेकिन अगर दोबारा अपनी पुरानी स्थिति में अगर इनकम घट गई, सपना था जी इनकम बढ़ गई हमारी, लेकिन जब सुबह उठे तो इनकम घटी हुई थी, तो दोबारा से आप घटिया वस्तु की मांग को बढ़ा। तो यहां पर इनकम के बढ़ने पर मांग घट रही है क्योंकि ये है आपकी घटिया वस्तु, जिसको बोलते हैं निकृष्ट वस्तु, जिसको बोलते हैं इंफीरियर गुड्स, इसको गिफिन गुड्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बता देंगे, प्रोफेसर गिफिन्स थे उनकी वजह से बोलते हैं। और अगर इनकम घटती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, और नॉर्मल गुड्स पर इनकम के साथ जो डिमांड का रिलेशन है वो पॉजिटिव है, और इंफीरियर गुड्स के साथ जो इनकम का रिलेशन है वो नेगेटिव है। कभी कभार इनकी डेफिनेशन में हम ये भी कह देते हैं कि नॉर्मल गुड्स क्या होती है, हम बोलते हैं नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स ऑन विच इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव। यानी आय प्रभाव जो होता है वो धनात्मक होता है नॉर्मल गुड्स पर, और इंफीरियर गुड्स को अगर डिफाइन करना पड़ जाए तो बोल देंगे कि इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स ऑन विच इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। जिस पर आय प्रभाव ऋणात्मक होता है उसको हम निकृष्ट वस्तु यानी इंफीरियर गुड्स कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है फैशन। सब जानते हैं यार, फैशन अगर आगे तो मांग बढ़ जाएगी, फैशन अगर चलेगा तो डिमांड घट जाएगी। भैया मैंने शर्ट पहन ली बिकॉज आई एम सेलिब्रिटी ऑफ दिल्ली,
इंडिया की बात नहीं करूंगा। तो अगर मैंने ये शर्ट पहन ली, इस शर्ट का फैशन आ जाएगा। फैशन अगर आ गया तो मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। और भैया अगर हमारे कैमरामैन ने पहन ली तो डिमांड घट जाएगी, क्योंकि इसके पहनने में फैशन चला जाएगा। तो पता लगा, अगर हम किसी चीज का फैशन आता है उसे बोलते हैं फेवरेबल चेंज इन फैशन, फैशन में अनुकूल परिवर्तन। तो अगर फैशन में फेवरेबल चेंज आता है तो मांग बढ़ जाती है, और इसी तरह फैशन में अनफेवरेबल चेंज आता है तो मांग घट जाती है। सिंपल। अब नेक्स्ट फैक्टर है पॉपुलेशन। अरे यार, पॉपुलेशन बताने की जरूरत है। जनसंख्या बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, जनसंख्या घट जाएगी, डिमांड घट जाएगी। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन पॉपुलेशन, डिक्रीज इन डिमांड। तो पॉपुलेशन भी डिमांड को घटाती बढ़ाती रहती है। अब नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशन। किस चीज की एक्सपेक्टेशन भाई? चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की संभावना। भविष्य में, इन नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे मोबाइल की जरूरत है, नहीं मोबाइल है मेरे पास पर मैं चेंज करना चाहता हूं। मैं मोबाइल लेने गया, जैसे ही मैं शॉप पर पहुंचा मुझे पता लगा नेक्स्ट वीक दिवाली ऑफर आने वाला है। अब मुझे बताओ, दिवाली ऑफर में उम्मीद है ना प्राइस घट जाएगा या कुछ हमें तोहफा मिल जाएगा, गिफ्ट मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं एट प्रेजेंट डिमांड नहीं करूंगा, क्योंकि नियर फ्यूचर में कीमतें घटने की संभावना है। तो जब एक्सपेक्टेशन होता है प्राइस का घटने का या प्राइस के बढ़ने का, तो जब प्राइस के घटने की संभावना है तो वर्तमान में डिमांड घट जाएगी, और अगर प्राइस के बढ़ने की संभावना है तो वर्तमान में डिमांड बढ़ जाती है। तो एक्सपेक्टेशन जो होता है चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, वो मांग को प्रभावित करता है प्रेजेंट में। इसके बाद आता है टेस्ट एंड प्रीफरेंस। टेस्ट, रुचि, दिलचस्पी। भाई कंज्यूमर की किसी चीज में दिलचस्पी बढ़ जाती है, अच्छी लगने लग जाती है। भाई कोई भी चीज हमें कैसे अच्छी लग सकती है? अरे भाई विराट कोहली है, विराट कोहली ने मान्यवर का सूट पहन लिया। भाई साहब बताओ, मान्यवर के अंदर दिलचस्पी बढ़ी नहीं बढ़ी? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि विराट कोहली हमारा आइडियल है, विराट कोहली हमारा हीरो है। तो विराट कोहली की वजह से मुझे उस मान्यवर के ड्रेसिंग में दिलचस्पी हो गई। तो ऐसी स्थिति में मैं मान्यवर की ड्रेसिंग की डिमांड को बढ़ा दूंगा। और अगर भैया दिलचस्पी कम हो जाती है तो मैं डिमांड को घटा दूंगा। तो इस तरह बच्चों डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां पर जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ गुड्स, इसको ऑन प्राइस ऑफ गुड्स भी कहा जाता है। ये मांग को अफेक्ट करने वाला, ये जो डिटर्मिनेंट है मांग को अफेक्ट करने वाला, ये है मेन फैक्टर। इसके अलावा हमने जितने भी पढ़े, इनकम ऑफ कंज्यूमर पढ़ा, हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पढ़ा, हमने फैशन पढ़ा, हमने पॉपुलेशन पढ़ा, हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंस पढ़ा, हमने एक्सपेक्टेशन पढ़ा। सारी चीजें जो है मांग को अफेक्ट करने वाली अदर फैक्टर्स में आती हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड के लिए जरूरी है। और दूसरा एक टॉपिक और आता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड में डिफरेंशिएट करने के लिए। उसके लिए भी इन बातों का पता होना जरूरी है कि मेन फैक्टर क्या है और अदर फैक्टर्स क्या है। तो आज की वीडियो में हम अपने टॉपिक को यहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिमांड के इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे, और बहुत ही जल्दी वो वीडियो लॉन्च होगी। और आपका जो फर्स्ट टर्म आने वाले हैं उसमें यकीनन डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मतलब क्वेश्चन पेपर इनकम्प्लीट है अगर डिमांड से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो प्यारे बच्चों, बने रहिए हमारी वीडियो में हमेशा इसी तरह। और हमारी वीडियो आपको यकीनन अच्छी तो लगी ही होगी, और अगर कोई बात आपको लगती है कि हमें पूछनी चाहिए और आप मुझसे बात नहीं करवा रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। और दूसरी चीज, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू वेरी मच।